साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आपका जनसदन में। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब राज्य में सियासी बिगुल भी बच चुका है। प्रदेश में चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ पहली बार राज्य में चुनाव लड़ने जा रही आम आदमी पार्टी ने भी इसकी लिए तैयारियां शुरू कर दी है। आज केंद्रीय रक्षा और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने 3 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा का रुड़की से आगाज कर दिया। तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ परिवर्तन यात्रा के भरोसे है और कल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड का दौरा करेंगे और इस दौरान केजरीवाल कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीनों का समय बचा है। ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। आज से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। नैनीताल सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रुड़की के नारसन से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर दी है। 16, 17 और 18 अगस्त यानी 3 दिन जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से बीजेपी पूरे उत्तराखंड में जनता के बीच केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को रखने वाली है। 2022 से विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा विधानसभा चुनाव से पहले जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से बीजेपी जनता के दिल में जगह बनाना चाहती है। हालांकि उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास को देखा जाए तो अभी तक कोई भी पार्टी सत्ता वापसी नहीं कर पाई है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में 57 सीटें मिली थी, उससे बीजेपी को ये लगता है कि वह सत्ता वापसी कर सकती है। इसलिए बीजेपी ने 60+ का नारा उत्तराखंड में दिया है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर मुख्य विपक्षी दल के मुखिया गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी ने जनता के 4.5 साल से अधिक समय को बर्बाद किया है। बीजेपी आशीर्वाद मांगने जा रही है, हम परिवर्तन मांगने जा रहे हैं। बीजेपी को आशीर्वाद तभी मिलेगा जब उन्होंने कुछ किया होगा, जब किया ही नहीं तो आशीर्वाद कहां से मिलेगा। मैं न्याय की बात कर रहा हूँ। दोनों पार्टियां कोशिश कर रही है कि जनता को अपनी बातों से समझाएं। जनता को वो आशीर्वाद मांगना चाहते हैं और 4, 4.5 साल, 5 साल में जो कुछ उन्होंने राज्य सरकार में रहते हुए लोगों के लिए किया होगा, अगर किया होगा तो लोग तब आशीर्वाद देंगे, जब किया ही नहीं तो आशीर्वाद कहां से मिलेगा। जहां एक तरफ बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है तो वहीं कांग्रेस परिवर्तन यात्रा के भरोसे है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तीसरे विकल्प के रूप में उत्तराखंड में खुद को स्थापित करने का न सिर्फ संकेत दिया है, बल्कि स्पष्ट कर दिया है कि वे 70 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने वाली है। और इसी कड़ी में मंगलवार को एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड आने वाले हैं। केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले आपको बता दें, उन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी उत्तराखंड वासियों को दी थी। कुल मिलाकर 22 का सियासी मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। वीआईपी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करने में जुट गई है। बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 22 का मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। कल अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड भी आने वाले हैं और आपको बता दें भाई, इसी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस परिवर्तन यात्रा के भरोसे है। तो काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव है। आपको बता दें कि बीजेपी ने आज से 3 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर दी है। आज केंद्रीय रक्षा और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने 3 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा का रुड़की से आगाज कर दिया। तो वही कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ परिवर्तन यात्रा के भरोसे है और कल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड का दौरा करेंगे और इस दौरान अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। और इससे पहले आपको बता रहे, जब पिछली बार अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर आए थे तो उन्होंने मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी, जिसके बाद से उत्तराखंड में काफी ज्यादा सियासी हलचल भी देखी गई थी। तो अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल कल उत्तराखंड आने वाले हैं और उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कल मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाला हूं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो आपको बता दें कि प्रदेश में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है।
बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी तैयारियों में जुटी हुई है। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपको सीधा ले चलते हैं हमारे धर्म स्टूडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काला। आज जनसदन में चर्चा का मुद्दा है आशीर्वाद वर्सेस परिवर्तन, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। सुभाष बड़थवाल जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। सुभाष जी, वीआईपी न्यूज परिवार आपका स्वागत करता है आज की चर्चा में। दीप बोहरा जी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। दीप जी, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले बड़थवाल साहब आपके पास आना चाहेंगे। बड़थवाल साहब, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप गोदिया जी ने कहा है कि बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, आशीर्वाद लेने जा रही है पब्लिक के बीच में, लेकिन आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आप लोगों ने 4 साल में पिछले कुछ काम किया हो। हम परिवर्तन लाएंगे, और उस परिवर्तन से जिस तरीके का आपको मैंडेट मिला था आप लोगों ने कोई कार्य नहीं किया, यह प्रदेश अध्यक्ष का कहना है। क्या इस तरीके से आशीर्वाद मिल पाएगा बड़थवाल साहब? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र सरकार है उसके और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है जो 212 स्थानों पर देश के अंदर हो रहा है, और जो हमारे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में इन यात्राओं को लेकर जा रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष क्या कहते हैं या हमारे कांग्रेस के अन्य जो है नेता क्या कहते हैं, इससे हमें कोई बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है। हम जवाबदेह हैं इस देश की जनता के प्रति, प्रदेश की उत्तराखंड की जनता के प्रति, और इन 2014 का चुनाव रहा हो, 2017 का विधानसभा का चुनाव रहा हो, उसके बाद लोकसभा का जो पुनः चुनाव जो है देश की जनता ने हमको आशीर्वाद देने का काम किया। जो जो वादे, जो जो भी चीजें, जो जो भी एजेंडा हमने जनता के सामने रखा, जनता ने उस पर जो है मोहर लगाकर हमको सत्ता सौंपने का काम किया, और हमने अक्षरश जो है उन तमाम मुद्दों को धरती पर उतारने का काम किया, लोगों को जो है लाभ पहुंचाने का काम किया। वो सड़कों का विकास हो, वो जो है पेयजल का विकास हो, वो जो है विद्युतीकरण का विषय रहा हो, वो रोजगार का संदर्भ हो, वो आपकी स्वास्थ्य सेवाओं का संदर्भ हो। मैं सोचता हूं कि जो जो भी एक सरकार के काम होते हैं वो राज्य सरकार के हों या केंद्र सरकार के, हम लोगों ने जो है अक्षरश जो कहा उसको करने का काम किया, और जनता ने हमारी बात पर बार बार मोहर लगाई है। इसी निमित्त हम जो है लगातार जनता के आशीर्वाद स्वरूप मिली हुई सत्ता को पुनः जो है जनता के बीच में जाकर ये बता रहे हैं कि हमने आपसे जो कहा था उसको करने का काम पूरा किया है, और आपका आशीर्वाद जो है हमारे साथ रहा है, और उसी आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप जो है हम इन योजनाओं को धरातल पर उतार पाए हैं। हम जो है अपने वायदे पर को पूरा कर पाए हैं, और इस बहाने जो है जनता के द्वारा जो फीडबैक हमको मिल रही है उसको भी जो है हमारे तमाम नेता गण, हमारे तमाम मंत्रिपरिषद के लोग, हमारे संगठन के लोग जो इस यात्रा में जो है सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक प्रतिक्रिया लेकर भी आ रहे हैं। दीप बोहरा जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, तो लौट के आता हूं आपके पास सुभाष जी। दीप साहब, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि हमारा 125 रेलवे ट्रैक पे काम चल रहा है उत्तराखंड के अंदर, 615 करोड़ रुपए सरकार ने, केंद्र सरकार ने ऑल वेदर रोड के लिए दिया है। प्रश्न यहाँ पे भी उठते हैं कि हालांकि वो प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार उसका क्रेडिट लेती चली जा रही है। हमने काफी हद तक यहाँ पे 4.5 सालों में काम किया। बीजेपी कहती है कि हम युवाओं को स्मार्टफोन देंगे, लेकिन प्रश्न यह भी उठता है कि क्या स्मार्टफोन देने से जनता स्मार्ट हो जाएगी? दीप जी, देखिए, अभी भी ये सरकार केंद्र पे टिकी हुई है, केंद्र की बातें कर रही है, और अपना तो इनको गिनाने को कुछ है ही नहीं। आप बताइए ना, वो सांसद क्या है? वो सांसद आके जनता के बीच में जनता लेके बताए कि उन्होंने क्या क्या यहाँ पे केंद्र सरकार से लेके क्या दिया है जनता को। इनकी तो अंतिम यात्रा है इस सरकार की, ये विदाई यात्रा है। कैबिनेट मंत्री के यहाँ एक आदमी आके खुदकुशी कर लेता है, महिला शिक्षिका को मुख्यमंत्री जी बाहर निकाल देते हैं, बेरोजगार सड़कों पे, बेरोजगारी चरम पे पहुंची हुई है, जनता त्रस्त है, कर्मचारी संगठित होके हड़ताल पे हैं, और जाने क्या क्या इनको धमकियां देते हैं। लेकिन ये केंद्र पे टिके हुए हैं। अब तो मोदी जी से सवाल करेगी जनता कि आपके कहने पे हमने वोट दिया था, आपके सांसद केंद्र से लाए क्या क्या दिया? बेरोजगारी दी। ये ऑल वेदर की बात जो हम सड़क की 4.5 साल हो गए हैं हमें प्रवक्ताओं को इस पे बातचीत करते हुए, ये ऑल वेदर रोड होगी कब बंद, नया काम कब शुरू होगा? जनता बेरोजगारी से नौजवान जो है पलायन करके कहां जाएंगे? हम तो हर डिबेट में कहते हैं त्रिवेंद्र जी का पलायन आयोग कहां गया? कोई ऑफिस है,
कोई ऑफिस है, आदमी भी चुना, वो जो इतने मंत्री बनाए थे वो किस लिए बनाए थे? भैया जवाब तो आपको देना पड़ेगा। एक मुख्यमंत्री बार बार पूछ रहा है आके मुझे क्यों हटाया, मुझे क्यों हटाया, लेकिन जवाब नहीं है केंद्र के पास। तो अब तो अंतिम यात्रा है ये केंद्र की, चाहे कुछ भी करते रहे, जवाब दही अभी अजय भट्ट जी की भी होगी, माननीय अजय भट्ट जी की। आप सांसद बने, केंद्र से कितनी मंजूरी लाके आपने नैनीताल में लगाई, सबकी बात तय होगी, कुछ नहीं होने वाला। अंतिम यात्रा है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। बिल्कुल। सुभाष जी आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। सुभाष जी देखिए, कांग्रेस ये भी कह रही है कि आपने इन्वेस्टर समिट कराया था, पूरी दुनिया में लगभग 208 देश है, उन 208 देश में से मात्र 2 देश आए, जापान और चेक गणराज्य। क्या कारण था कि इतने सारे देश होने के बावजूद उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट में 2 देश आते हैं? 375 किलोमीटर का आंकड़ा भी आपसे पूछेंगे कि प्रदेश भर में ये आंकड़ा किस हिसाब से आप लोगों ने रखा है, और स्पष्ट तौर पे कहना है कि रोजगार के नाम पे यहाँ पे त्राहिमाम बचा हुआ है। सुभाष जी देखिए, जो इन्वेस्टर मीट भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने यहाँ पर आयोजित किया था, अगर आप उसके आंकड़े उठाकर देखोगे तो वो सफलतम जो है इन्वेस्टर मीट में उसको गिना जाएगा। और जिस प्रकार से उधम सिंह नगर में 119 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर उस पर जो है आया, देहरादून के अंदर जो है करीब 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उस पर आया। आप उद्योग विभाग की साइट को चेक कर लीजिएगा और आपको जो है तमाम जनपदों में कितना कितना जो है उस पर इन्वेस्ट हुआ है वो आपको जो है सारे आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे। इवन पौड़ी जैसा पिछड़ा हुआ राज्य, वहां पर जो है 65 करोड़ के करीब जो है उस पर पिछड़ा हुआ जो जिसे कहा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर भी 65 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टर मीट के माध्यम से आया। इसी प्रकार हर जनपद में जो है करीब करीब मेरे ख्याल में जो है 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है उसके माध्यम से आया था। ये एक जो धरातल पर उधर और जिनके एमओयू हुए और जिसको आना था, बाद में कोविड काल की वजह से जो है उस पर कितना आया ये सारा अभी देखना शेष होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जो प्राथमिक तौर पर जो है पैसा धरातल पर उतर आया वो एक बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए थी। बाद में जो है कालांतर में जो इस प्रकार एक आपदा का वातावरण बना, उससे बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई। आप जानते हैं कि आप 2 साल होने को आ गया है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों के संदर्भ में बहुत प्रगति इस प्रदेश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सड़कों के संदर्भ में करने का काम किया। देखिए, करीब करीब 11-12 हजार किलोमीटर सड़कें जो इन 4 साल के अंदर बनी हैं, वो आपकी आंतरिक सड़कें हो या आपकी जो है मुख्य सड़कें हो। ऑल वेदर रोड तो हम केंद्र के नाम पर आप कहते हैं, आपको परहेज है कि केंद्र के जो है उसको आप हिस्से को अपने हिस्से में बताते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि राज्य सरकार जो है उसकी मॉनिटरिंग इस तरह की जो केंद्र की योजना है उनको करती है और उसमें कोई जो है परहेज नहीं होना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकारें होती हैं तो वो भी, जब उनकी केंद्र में सरकार होती, राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार की उपलब्धियों की जो है हमेशा ही चर्चा करती रही है। इसलिए उस पर भी आप पेयजल की योजनाओं के संदर्भ में कम से कम 5000 पेयजल की योजनाओं को जो धरातल पर उतारने का काम हमने किया है। आप देखिए कि जिस प्रकार से जो है कर्मचारियों के संदर्भ में 7वां वेतन आयोग जिसे लगातार हम कहते रहे हैं, तो ये बड़ी आशा आंगनवाड़ी का जो मानदेय 2-3 बार जो है इस बीच में 4 साल में 2 बार कम से कम उसको जो है बढ़ाने का काम हुआ है। एकाधिक बार जो है राज्य के द्वारा, एकाधिक बार जो है केंद्र की सरकार के द्वारा उसको बढ़ाने का काम हुआ है। देखिए, ये जरूर है कि जो आपदा काल इस समय 2 साल से आया उसने बहुत सारी चीजों को प्रभावित करने का काम किया। लेकिन आप देखिएगा कि जो 7 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का आंकड़ा जो है सरकार ने के माध्यम से जो आया, वो कोविड काल से पहले एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है हमारी सरकार की रही। मैं सोचता हूं कि जैसे जैसे जो है परिस्थितियां सामान्य होंगी, शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से जो है देखिए एनसीईआरटी को हम लेकर आए थे, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एक्ट को भी लेकर आए थे, इसके अलावा जो है शिक्षा के बजट को बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया था। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो जो समानांतर रूप से जो है विकास के जो भी आयाम हैं उन पर जो है बजटीकरण को बढ़ाने का, उसको धरातल पर उतारने का और योजनाओं की संख्या बढ़ाने का काम जो है सरकार ने लगातार किया। लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आपका जो है अन्य प्रकार की जो सामाजिक पेंशन है उनको बढ़ाने का काम किया। बिल्कुल, एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं मैं। सरकार ने वो तमाम चीजों पर काम किया है जिनको जनता के सामने रखा था 2017 के अंदर।
दीप साहब, देखिए जिस तरीके से अभी बरथवाल जी बखान कर रहे थे कि दाल पोषित योजना हम लोग लाए हैं, इन्वेस्टर समिट में काफी बड़ा बेनिफिट यहाँ की जनता को हुआ है, एक बहुत दूर तक यहाँ पे मैसेज गया है। इनका स्पष्ट तौर पे ये भी कहना है कि स्कूल को बेहतर से बेहतर हम लोगों ने किया है, टीचर जो ट्रांसफर एक्ट होता था उसको हम लेके आए। लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि बीजेपी शासनकाल में 3000 स्कूल बंद भी हुए हैं। दीप साहब, देखिए दूरबीन लानी पड़ेगी। अब ये बीजेपी हमें दे दे दूरबीन अगर हमें इनके विकास दिख जाए। अभी तो इनके नए नवेले मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि ये जो भर्तियां मैं भरूंगा, मैं मानता हूं ये भर्तियां नहीं हुई। तो स्वास्थ्य का क्या बुरा हाल हुआ, हजारों लोग कोविड से हमारे चले गए, शहीद हो गए। हम तो शहीद का दर्जा देते हैं, क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं थी। ये कहते रहे स्वास्थ्य का बजट हम बढ़ाएंगे। आप देखिए कांग्रेस की सरकार में स्वास्थ्य का क्या बजट था, स्कूली शिक्षा का क्या बजट था और आज क्या बजट है। तो ये दूरबीन बता दे और ये भी बता दे कितनों को रोजगार दिया, कितनों को नौकरी दी। आप आंकड़ा बता दीजिए, हम भी देख लेंगे कितने आंकड़े हैं आपके पास। मैं तो समझता हूं कि आपके चैनल की जितनी टीम है बहुत पुरानी टीम है उत्तराखंड में। आप उनमें से वरिष्ठ लोगों को बता दीजिए, उन्हें पता होगा कि इन्होंने कितनी नौकरियां दे दी, कितने शिक्षकों को स्कूल दे दिए। स्कूल तो बंद हो गए, अब आ गए हैं फ्री की भाषा पे। ये कहते थे वो फलाना दिल्ली सरकार, वो उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार, वो सरकारें फ्री की चीजें देंगी। इनके कैबिनेट मंत्री बोलते हैं हम फ्री की बिजली देंगे, अब ये कह रहे हैं टैक्स देंगे। भैया अभी स्कूल तो खुलने दो, क्यों बच्चों को बुला के गुजरात में एक ही दिन में आज स्कूल खुले, आप ही की वहां पे सरकार है डबल इंजन की और बच्चों को कोविड हो गया। तो ऐसे नौ निहालों को मत मारो आप, आज स्वास्थ्य का बजट बढ़ाओ और स्वास्थ्य के जो हमारे कोविड के जितने भी बचाव रक्षाकरण है उनको लाने की कोशिश कीजिए। आपका मेन मोटिव पहले यह होना चाहिए। सड़कों में आप भीड़ जुटा देते हैं, फिर कहते हैं कोविड आ गया जी, तीसरी लहर आ गई। क्या हो रहा है? क्या ये जो यात्रा निकल रही है, फिर हम निकालेंगे यात्रा तो ये परमिशन नहीं देंगे कि कोविड काल आ गया। तो यही तो हो रहा है। ये सरकारें सिर्फ बीजेपी की चुनावी मोड में रहती हैं, विकास मोड में नहीं रहते। और मैं सभी मीडिया से कहूंगा कि ऑल वेदर रोड के अलावा भी अगर कुछ है तो हमें दूरबीन आप अपनी भी दे दीजिए, हम भी देख लेंगे, इनके शाबाशी ठोक देंगे। बिल्कुल सुभाष जी, आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। सुभाष जी, जिस तरीके से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने रामपुर तिराही से प्रदेश अध्यक्ष मदन जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत उन्होंने की, नारसन बॉर्डर पर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पे था, 2022 को देखते हुए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं या कहीं ना कहीं मन में डर है कि हो सकता है 2022 के परिणाम थोड़े से 2017 में अलग आएंगे? सुभाष जी, नहीं, देखिए राजनीतिक दल लगातार जो है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो लगातार जो है कार्यक्रमों के आधार पर चलने वाली पार्टी रही है और किसी न किसी प्रकार के सांगठनिक और जनता से जुड़े हुए जो है कार्यक्रम चलते रहते हैं। उसी के निमित्त जो है ये कार्यक्रम तय किया गया है। ये केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है निर्देशित कार्यक्रम है, जिसमें भारत के मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जो है जन आशीर्वाद इस यात्रा को जो है ले जा रहे हैं और उसमें जनता को ये बता रहे हैं कि हमने ये कहा था और हमने इसमें इतना कर दिया, ये वाला हमने पूरा कर दिया, इसमें इतना कर दिया, इसमें इतना हम करने और जा रहे हैं। आपकी अगर कोई जो है फीडबैक है, आपको यदि जो है किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो आप उसको हमको देने का काम कर सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रम आपने देखा भारतीय जनता पार्टी में लगातार चलते रहते हैं और इसी निमित्त यह कार्यक्रम भी हुआ है। इसको आप 2022 के एंगल से देखना चाहें तो वो आपका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन आखिर राजनीतिक दल को या राजनीतिक दल के नेताओं को या मंत्रिमंडल के सदस्यों को या मुख्यमंत्री को जो है पता तो तभी चलेगा जब इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाएगा कि आखिर जो है जो भी कार्यक्रम उनके हुए हैं उन कार्यक्रमों को धरातल पर कितना उतारा गया है, कहाँ कितना काम पूरा हुआ, नहीं हुआ, वो कितने समय में पूरा होगा, जनता का क्या फीडबैक है। तो इसलिए इस तरह के कार्यक्रम हम चला रहे हैं। जनता का आशीर्वाद तो निश्चित रूप से है ही है, और अगर ना होता तो फिर 2014 में हम कैसे आते, 2017 में कैसे आते, जो हमारा लोकसभा चुनाव अभी जो है गुजरा है तो 19 का जो है उसमें जो है पुणे जनता, भारत की जनता ने हमको आशीर्वाद देने का काम किया। एक तरह का धन्यवाद यात्रा भी जो है देश की जनता के लिए है, प्रदेश की जनता के लिए है। और मैं समझता हूं कि एक अच्छा राजनीतिक दल वही है, एक अच्छा राजनेता वही है, एक जो है
राजनीतिक कार्यकर्ता वही है जो लगातार किसी न किसी बहाने जनता के बीच में रहे, वो लगातार जनता के संपर्क में रहे और जनता से जो है फीडबैक मिलती रहे और जो उनके विषय हैं उन विषयों का समाधान होता रहे और उन विषयों पर जो है दल और दल की सरकार लगातार जो है काम करती रहे। बिल्कुल बिल्कुल। दीप जी आपकी तरफ आना चाहूंगा। दीप साहब देखिए, सुभाष बरथवाल जी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि हमने बहुत बड़ी मेहनत की थी, तभी जाके कारण यह है कि 2017 में हमको इतना बड़ा मैंडेट मिला। इनका कहना है कि विकलांग पेंशन हमने पोषित योजना हमने शुरू की, तो क्यों नहीं जनता हमको आशीर्वाद देगी? अब 2022 में उससे भी बड़ा मैंडेट लेके आएंगे एज कंपेयर टू 2017। देखिए, सबसे बड़ा झूठ है ये सब योजनाएं पंडित नारायण दत्त तिवारी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में शुरू हो चुकी है। इन्होंने तो कई योजनाएं बंद कर दी। गौरी देवी धन योजना, जो गरीबों को, अल्पसंख्यकों और दूसरों को, शादी में गरीबों को पैसा मिलता था, वो बंद कर दिया। हर चीज तो इन्होंने बंद कर दी। मेरे को यह समझ नहीं आता कि केंद्र सरकार के एक मंत्री यहां पे आशीर्वाद खुद ही मांग रहे हैं। अरे जनता खुद देगी आशीर्वाद, आपको क्यों चिंता कर रहे हो? अब तो उत्तराखंड 5 सभाएं कर ले, 6 कर ले, लेकिन उत्तराखंडियत पे अब ये चुनाव होगा कि उत्तराखंडियत को छलने का काम जो आप लोगों ने किया है उसके जिम्मेवार सिर्फ भाजपा और इनकी केंद्र सरकार है। आज बार बार ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मीडिया में क्यों बार बार आ रही है 25 टिकट कटेंगे, 20 टिकट कटेंगे? ये चेहरे पे चुनाव लड़े, चेहरे हम चुनौती देते हैं इनको, ये चेहरा बताएं और उसमें चुनाव लड़े तो हम भी स्वीकार करेंगे। अगर हम फिर हमें जनता मैंडेट नहीं देती, लेकिन ये चेहरे पे चुनाव लड़े, ये बार बार हमें कहते हैं आपका क्या चेहरा होगा, हमारा कांग्रेस चेहरा है। लेकिन आप, अगर आपने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं तो मेरा आपको चुनौती है आज इस चैनल के माध्यम से, वीआईपी के, आप चेहरे पे चुनाव लड़िए ना, आप लड़िए अगर आपने इतने अच्छे काम किए। ये विकलांग पेंशन, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अभी 3 दिन का हमारा सम्मेलन हुआ, हमने वहां तय किया ऋषिकेश में, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, प्रभारी महोदय ने, कि अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी हम 2000 रुपए विकलांग, विधवा और वृद्ध पेंशन को हम 2000 रुपए करेंगे। ये पेंशन भी हमने शुरू करी थी और इसको बढ़ाएंगे भी हम। बिल्कुल सुभाष जी, देखिए कांग्रेस का स्पष्ट तौर पे कहना है, खासकर दीप जी की हम बात करते हैं कि भू कानून में आपने काफी देर कर दी है, चकबंदी अभी तक आप नहीं लाए, रोजगार, लोग यहां से पलायन इसलिए करे उत्तराखंड से कि रोजगार था ही नहीं, लेकिन कोविड-19 के कारण जब रिवर्स पलायन हुआ उसके बावजूद भी सैकड़ों की संख्या पे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में खाली बैठे हुए। होटल इंडस्ट्री की हम बात करें, प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करें, उनके लिए कोई भी किसी भी तरीके के रोजगार के साधन आप लोगों ने उपलब्ध नहीं कराए। सुभाष जी। देखिए काला जी, विकास और रोजगार कोई एक दिन का विषय नहीं होता है। और देखिए ये राज्य तो बनाया ही इसलिए गया है क्योंकि यहाँ विकास का सवाल था, विकास में भेदभाव होता था। उत्तर प्रदेश का हिस्सा होते हुए जो है सारे लोग उत्तर प्रदेश के यहाँ पर जो है नौकरी करते थे, सारे लोग व्यापार में उनका कब्जा होता था, पुलिस वाले उनके भर्ती होते थे, नियुक्तियां यहाँ पर होती थी। इसलिए बात यह है कि विकास और रोजगार एक ऐसा विषय है जो निरंतर चलने वाला है, तो राज्य विकास और उसके सवाल पर बना है। अब देखिए पहले तो 40,000 जो है कर्मचारी के कुल मिलाकर जो है प्रदेश के अंदर होते थे जब राज्य बना था, तो आज की तारीख में तो 3 लाख के करीब कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी हैं, और अगर आप उनसे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए जो है अन्य प्रतिष्ठानों को अब उसमें जोड़ेंगे तो वो लाखों में जाता है। और फिर आप अगर जो है रोजगार के संदर्भ में कहेंगे तो कहाँ सिडकुल थे, सिडकुलों की स्थापना जो है हमारी सरकारों ने करने का काम किया है। तो आप देखिएगा इसी प्रकार नए नए प्रकार के जो विभागों की स्थापना हुई। तो ये जो आज 10 लाख का आंकड़ा करीब जो है प्रत्यक्ष रूप से सरकारी और जो है अर्ध सरकारी जो इस देश में, इस प्रदेश के अंदर काम कर रहा है, वो विकास ही तो है। और इस 20 साल में हुआ है, हमारी 2 बार सरकार रही, तो हमने जो है उसमें जो है जितना भरसक प्रयत्न करते थे उसको करने का काम किया। जब राज्य बना तो राज्य का सपना जो है अटल जी ने पूरा करने का काम किया, आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि स्वरूप जो है उनके सपनों को पूरा किया, विशेष राज्य का दर्जा देने का काम किया। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि बात की जो है सरकार ने उसे कम करने का काम किया, पर कुल मिलाकर देखिए ये लगातार चलता रहेगा। और आप तो ये नहीं कह सकते हैं कि साहब जो है इसमें आज ये नहीं हुआ है, जो नहीं हुआ है उसको कल पूरा किया जाएगा, जो कल पूरा नहीं होगा परसों पूरा होगा।
ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सड़क का निर्माण है, सड़क लगातार बनेगी, खराब होगी, पेयजल की योजनाएं हैं, बस्तियां नहीं बसेंगी तो जो पुरानी है वो कम पड़ेगी तो नई लाइनें बिछेगी। तो इसी प्रकार विद्यालयों की, अब विद्यालयों का आपने कहा कि साहब विद्यालय बंद हो गए। अब देखिए विद्यालय शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन आया है। अब जो निजी शिक्षा का जो है विस्तार हुआ, निजी शिक्षा का विस्तार होने से जो है लोगों को अपने बच्चों को जो है पब्लिक स्कूलों में पढ़ाने का क्रेज पैदा हुआ। तो जब उन विद्यालयों में छात्र संख्या शून्य हो गई तो वहां पर केवल और केवल भवन को इसलिए निमित्त रखा जाए कि वहां पर 2 अध्यापक जो है केवल चौकीदारी करें, ये तो कोई औचित्य नहीं है। इसलिए उनका जो है संविलियन किया गया और जहां पर जो है छात्र संख्या कम थी उसको वहां से हटाकर जो है जहां पर जो है छात्र संख्या अधिक थी उनके साथ करने का काम किया। तो ये तमाम तकनीकी जो है पहलू है, इन पर जो मैं समझता हूँ इस रूप में जो है प्रतिक्रिया ले लेते हैं दीप जी से, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। दीप कहते हैं कि उत्तराखंड बनाने में सबसे बड़ा रोल जो है बीजेपी का रहा है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से उत्तराखंड बना है। प्रश्न ये भी उठता है कि आंदोलनकारी फिर वो क्या है? क्या वो सारे के सारे बीजेपी में कहीं ना कहीं आंदोलनकारी पार्टियों में कुछ लोगों ने पार्टियां ज्वाइन भी नहीं की? इसका सारा क्रेडिट वो कहते हैं कि बीजेपी के कारण। अगर ये ऐसी बात करते हैं तो आजादी की लड़ाई में किस पार्टी के लोगों ने शहीद हुए थे, आप बता दीजिए। किस पार्टी ने इस देश को आजाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी? कांग्रेस थी। तो आप ऐसी बातें कर क्यों रहे हैं? आप कह रहे हैं आप कल करेंगे, परसों करेंगे, तो आप क्यों करेंगे? दूसरी सरकारें आगे करेगी जो आशीर्वाद आप जबरदस्ती जनता से मांग रहे हैं। जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो उनकी समस्या हल करेगा, आप थोड़ी करेंगे। आपने तो करा ही नहीं। आपके लोगों ने कहा ट्रिपल इंजन सरकार बन गई, योगी जी आ गए। वो कहां गई परिसंपत्तियां, वो इतने होटल, वो हमारी नदियां, उन सबका क्या हुआ? वो रेबर वो होटलों में जो कहा था इन्वेस्टर मीट होगी, एक इन्वेस्टर आया? भू कानून लाके अंबानी अंडानी को देना चाह रहे हो जमीनें हमारे पुरखों की। आप, हम स्कूल के टाइम से आंदोलनकारी है, ठीक है, हम चिन्हित नहीं हो पाए, हम गए भी नहीं चिन्हित होने, लेकिन आप ये बार बार अटल जी ने बनाया तो अटल जी ने बनाया तो आपने तो खो दिया उत्तराखंड को। एक ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर रोड जैसे रोड तो हिंदुस्तान में बनी ही नहीं। अरे बेरोजगारों, इस 1 करोड़ 30 लाख की जनसंख्या का ये प्रदेश है, अगर 3 लाख को नौकरी मिल गई तो पीनट है वो। तो क्या एक मूंगफली का दाना है? 10 लाख नौकरियां होनी चाहिए। हमारे बेरोजगार जो बाहर जा रहे हैं वो यहीं रुके रहे, अपनी जमीन से जुड़े रहे। तो ये अब भावनाएं भटकाने वाली सरकार है, ये भावना पैदा करती है और सरकारों में आती है। इनका विकास से कोई मतलब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सुभाष बरथवाल जी, दीपुरा जी, आज की इस चर्चा में आपने भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले कि बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। 16 तारीख से इन्होंने स्टार्ट कर दी है। 3 दिन ये जन आशीर्वाद यात्रा चलेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने और मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो है रामपुर तिराहे से उन्होंने जो जितने भी जिन्होंने अपने प्राणों का अर्पण तर्पण किया था उनको श्रद्धांजलि उन्होंने दी। और देखते रहिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज। नमस्कार।